Hello and welcome to Nova's Touch. Let's discuss the part 3 of your unit 2, that is tourist and tourism. So इसमें हमने पहले रिलीजियस टूरिज्म कर लिया था। अब हम आगे के पार्ट्स करने जा रहे हैं और ये वाला आपका टॉपिक आज की वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। सो पहला है आपका रिलीजियस टूरिज्म और अब सेकंड नंबर पे आता है आपका इको और नेचर टूरिज्म। जब आप किसी ऐसी जगह पे विज़िट करते हो जिस प्लेस की एक नेचुरल ब्यूटी होती है और वहाँ पर कुछ ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही होती हैं जो आपके इन्वायरमेंट को सस्टेन करती है, उसी को हम इको टूरिज़्म बोलते हैं। ठीक है। अब इको टूरिज़्म तभी सक्सेसफुल है जब वो ये टेक केयर करे कि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। मतलब जब भी आप किसी ऐसे प्लेस पे विज़िट करते हो और वहाँ के इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करते और सिर्फ उसकी नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करते हो, तो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ या फिर दैट इज़ कॉल्ड एज इको टूरिज़्म या फिर नेचर टूरिज़्म। सिर्फ नेचर को देखने जब आप जाते हो। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ना बहुत सारे इंडिजिनस ट्राइब को स्टडी किया है और उनका रिलेशनशिप स्टडी किया है नेचर के साथ में, और कैसे जो आपका सस्टेनेबल टूरिज़्म है ना, उसने एक विन विन सिचुएशन प्रोवाइड की है आपकी इंडिजिनस कल्चर्स को और नेचर को प्रिजर्व करने में। अब आपको भी पता है ये इंडिजिनस ट्राइब्स जो होती हैं इनका बहुत ही गहरा रिश्ता होता है नेचर के साथ में, और इनकी कुछ ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं जो हमारे नेचर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो आपकी पूजा करते हैं कई जगह पे, कई पेड़ों की, कई पौधों की, रिवर्स की, तो उससे क्या होता है ये और पौधे लगाते हैं और उनको काटते नहीं हैं, जिसकी वजह से जो आपका इन्वायरमेंट है वो सुरक्षित रहता है, हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। सो और नेचर भी हमारा, नेचर के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल रहते हैं ये। तो सोफील्ड ने 2002 में अपने वर्क जो कि है ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल इको टूरिज्म इन वेट ट्रॉपिक्स रेन फॉरेस्ट ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, उसमें एड्रेस किया था कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट पार्टनरशिप। किस किस के बीच में? इंडिजिनस कम्युनिटीज़ और वेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अब इंडिजिनस कम्युनिटीज़ ने हमेशा से ही ना एक स्पेशल रिलेशनशिप शेयर किया है हमारी अर्थ के साथ और नेचर के साथ में, और बहुत टाइम से इन्होंने ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस डेवलप की हैं जो कि सस्टेनेबल हैं और हारमोनियस डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस इन्होंने डेवलप की हैं जो बहुत ही नेचर के लिए बेनिफिशियल हैं। ठीक है। और हमारे अगर टूरिज़्म के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं। आप भी कहीं जाओगे और ये देखोगे कि हाँ, ये जो ट्राइब है ये बहुत ही अच्छे से नेचर को प्रिज़र्व करके रखती है। तो जब वो नेचर को प्रिज़र्व करेगी तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ की नेचुरल ब्यूटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप वहाँ जाके ये सब चीज़ें देखते हो इको टूरिज़्म में। ठीक है। अब मैं जो बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क ऐसे भी हैं जिन्होंने इसकी जो टूरिज़्म की नेगेटिव इम्पैक्ट को भी हाईलाइट किया है, और उन्होंने बताया है कि कैसे जो हमारा नेचर और कल्चर का रिलेशनशिप है ना, वो जो है डिग्रेड होता है जब हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री के द्वारा। कभी कभी उन्होंने ये भी बताया है। ठीक है। सो बट जो टूरिज़्म है ना एक वाइटल सोर्स है हमारे फंड्स इकट्ठे करने के लिए। जब भी आप विज़िट करोगे किसी जगह पे, मान लो कोई पार्क ही है या फिर कोई भी ऐसी इकोलॉजिकल साइट है, वहाँ कुछ टिकट्स वगैरह होती हैं, तो आप जब उन टिकट्स का प्राइस पे करते हो या फिर वहाँ पर कुछ डोनेशन भी दे के आते हो, तो उससे क्या होता है वो जो वहाँ का डाइंग कल्चर है वो रिवाइव करते हैं, और जो हमारे इन्वायरमेंट को थ्रेटन्ड इन्वायरमेंट्स जो होते हैं ना वहाँ के, वो भी रेजुविनेट हो जाते हैं। ठीक है। मान लो कोई पार्क है, बहुत बड़ा इकोलॉजिकल पार्क है, और वो काफ़ी टाइम से बहुत ही बेकार पड़ा हुआ है। जब वहाँ पर टूरिज़्म प्रमोट होगा, जब वहाँ पर हम टूरिस्ट जाएंगे, तो जब अगर टिकट्स वगैरह उन्होंने लगा दी या फिर हम भी जाते हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि भाई अब टूरिस्ट आ रहे हैं तो हम अपने इस इकोलॉजिकल पार्क को और अच्छे से मेंटेन करें और अच्छे पेड़ पौधे लगाएं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। देन हमारे जो है हार्मनी मेंटेन करने के लिए इन्वायरमेंट और इकोनॉमी में लोकल कम्युनिटीज़ के ऊपर ज़्यादा हमें जो है फोकस करना चाहिए, है ना, और उनको ऐसी अथॉरिटी देनी चाहिए ताकि वो अपने कल्चर को अच्छे से मैनेज कर सके और अपनी उससे प्रेजेंट कर सके, ताकि जो हमारा इको टूरिज़्म है वो डेवलप हो सके। फिर है आपका वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म।
ये जो टूरिज़्म है ये बेसिकली किससे डील करता है, रिसोर्सेज इन नेचर से, जो आपकी हेल्प करती हैं अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने में टूरिस्ट के लिए, ताकि वो कुछ टाइम नेचर के साथ स्पेंड कर सके। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, हम किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में विज़िट कर रहे हैं, हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, हम जाके किसी ऐसे पार्क में सिर्फ जो आपके बर्ड सेंचुरीज़ वगैरह होती हैं वहाँ पर बर्ड्स को वॉच कर रहे हैं, एंड इन द मिड्स ऑफ नेचर, या फिर हम बिल्कुल प्रकृति के बीच में हैं, हम झरने देख रहे हैं, हम पहाड़ देख रहे हैं, फ्लावर्स देख रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, हम उसके जो आपके इकोलॉजिकल बैलेंस को भी ख़राब नहीं कर रहे, हम नेचर को भी कुछ ख़राब नहीं कर रहे और हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, बेसिकली बस उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सारा जो है एक इको टूरिज़्म का पार्ट बनाता है आपका, ठीक है। बेसिकली जो ये वाला इन्वायरमेंट, जो आपका ये वाला टूरिज़्म है ना, ये बहुत ही इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म होता है। और प्लस इसकी जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, मतलब हम यहाँ पर इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म में, और सेम टाइम पे ये हमारे लिए इकोनॉमिकली एडवांटेजियस भी होता है लोकल कम्युनिटीज़ के लिए। अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल लगा लो, हम कहीं पर सेंचुरी वगैरह में विज़िट करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो सेम है, हम वहाँ पर टिकट्स होती हैं आपकी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। आप जाते हो, ठीक है, और जैसे जिम कॉर्बेट वगैरह ले लो, आप वहाँ जाओगे, टिकट का प्राइस पे करोगे, वहाँ अंदर कुछ रूम्स भी बने होते हैं जिसमें जिसमें आप रह सकते हो। तो वहाँ की जो लोकल आपकी कम्युनिटीज़ हैं उनको भी इससे बेनिफिट होता है, क्योंकि उनकी इनकम जनरेट होती है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। प्लस आप जो पैसे दे के आते हो उससे वो अपने उस इन्वायरमेंट को और ज़्यादा अच्छे से रिजुविनेट और मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। अब ये इसमें आप वहाँ पर कोई नुकसान तो पहुँचाते ही नहीं हो, आप सिंपल जीप में जाओगे, आप वाइल्ड लाइफ को देखोगे कि यहाँ पर एनिमल्स को देखोगे, आप प्लांट्स को देखोगे और ये सब देख के वापस आ जाते हो। इसमें कुछ भी इकोलॉजिकल जो है हमारा इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँचता है, ठीक है। अब एग्ज़ाम्पल है जैसे कि हिमालयन रीजन में बहुत सारे इको टूरिज़्म प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि ट्रैकिंग हो गई, रिवर राफ्टिंग हो गई, ये सारे भी जो है वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म में आते हैं। देन इंडिया में ना बहुत ही वास्ट फॉरेस्ट कवर है, और हमारी बहुत ही एग्जॉटिक वाइफ जो है वाइल्ड लाइफ है। अब यहाँ पर आपको एग्जांपल क्या लिखना है, तो ये वाला जो फर्स्ट एग्जांपल है ना, ये आपके इग्नू की बुक में दे रखा है, पर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में ये रिवर राफ्टिंग और ट्रैकिंग ट्रैकिंग आप कर सकते हो, पर रिवर राफ्टिंग तो एडवेंचरस में आ जाती है, तो ये कोशिश करना कि ये आप ना लिखो, ये मैंने बुक से उठाया है डायरेक्टली, तो यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा हुआ है, तो रिवर राफ्टिंग को कैंसिल करना, बस आप नीचे वाला जो पॉइंट है ना वो लिख के आना कि जो इंडिया में ना बहुत ही वास्ट फॉरेस्ट कवर है और एग्जॉटिक वाइल्ड लाइफ है। फिर आप बताना कि वहाँ पर जब हम जाते हैं तो पैसे जब हम देते हैं तो उससे उनका क्या होता है, जो लोकल कम्युनिटीज़ का उनका घर चलता है, उनको फ़ायदा होता है, उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, ठीक है, ये सब बताओगे, उनके पास पैसा पहुँचता है, प्लस जो वो साइट है वो उसकी डेवलपमेंट के लिए भी वो पैसा यूज़ होता है। फिर आपको ये बताना है वहाँ जाके हम कुछ भी नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करते, जाते हैं वाइल्ड लाइफ को देखते हैं और आ जाते हैं। अब एग्जांपल्स फिर आपको देने हैं, जैसे कि सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कियोलाडो घाना नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिर, काजीरंगा, और ये सारे बहुत ही पॉपुलर विजिटेड प्लेसेस हैं, ठीक है। फिर आपका आता है लेज़र टूरिज़्म। लेज़र टूरिज़्म ना ये जो आपकी अर्बन पॉपुलेशन है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। आपको भी पता है जो हमारी अर्बन लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, और बहुत सारे लोग ना ऐसा फ़ील करते हैं कि यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी और फ्रेश एयर की कमी है। तो आपको देखा होगा जैसे ही छुट्टी पड़ती है तो स्पेशली दिल्ली साइड के लोग माउंटेन्स में क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर उनको शांति मिलती है और नेचुरल ब्यूटी भी मिलती है। तो ये क्या करते हैं, जैसी छुट्टी पड़ी 1-2 दिन की चले जाते हैं। अदर रीज़न्स और भी हो सकते हैं, जैसे कि वो ये भी है कि भाई रिक्रिएशन चाहते हैं, थोड़ा-सा भाई रोज़मर्रा की ज़िंदगी से थोड़ा चेंज चाहते हैं, या फिर कुछ मतलब चेंज चेंज और रिक्रिएशन भी, ठीक है। कभी-कभार हम टूरिज़्म पे इसलिए भी जाते हैं, मतलब लेज़र में ही पार्ट है ये, कि कुछ हमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको एलटीसी मिलती है। तो एलटीसी जब उनको मिलती है तो जो लोग होते हैं उनको पैसा मिलता है कि भाई आप अगर जा रहे हो कहीं,
घूमने, तो उनको वापस से रिफंड मिल जाता है कुछ अमाउंट, या फिर उनकी बस या ट्रेन सर्विसेज फ्री हो जाती हैं, तो एलटीसी में ये बेनिफिट भी उनको हो जाता है। देन ऑफिसेज और वर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस में ना कुछ ऐसे भी वो होते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को ना समर और विंटर ब्रेक देते हैं, जो कि विंटर ब्रेक तो देते ही देते हैं, प्लस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी उनको बता देते हैं कि आप यहाँ पर जा सकते हो, उनके लिए पूरा प्लान करते हैं। जैसे ऑफिस में आपने देखा होगा, वर्क ऑर्गेनाइजेशंस में, कि वो लोग जो है लेके जाते हैं आपको वेकेशंस पे, और एक पर्टिकुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे लेके जाते हैं। तो ये सब भी होता है। तो जब ये सब आता है आपका लेजर टूरिज्म में, कि भाई आप खाली हो तो वहाँ पर टूरिज्म एज अ टूरिस्ट जा रहे हो। सो ये टूरिस्ट जो होते हैं, जो वेकेशन लेते हैं बिकॉज ऑफ रूटीन रीजंस, दे आर कन्वेंशनल इन देयर अप्रोच। अब हॉलीडे टूरिज्म बेसिकली इन्वॉल्व करता है आपका क्राउडेड और ट्रेडिशनल टूरिस्ट एरियाज़ को, एंड टू रूट्स टू ट्रांसपोर्ट देम। अदर इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस इन्वॉल्व क्राइटेरिया सच एज प्ले, मतलब अब दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है, कभी जैसे हॉलीडे टूरिज्म में तो ये होता है जब किसी सबके हॉलीडे हैं, तो जब आप जाओगे तो वहाँ का क्राउडेड मिलेगा प्लेस, ठीक है, और जो आप ऐसे भी वहाँ पर जाओगे जहाँ ट्रेडिशनल टूरिस्ट एरिया हो बेसिकली। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप, अगर प्रॉब्लम नहीं, मतलब आप क्या देखते हो जब भी आप किसी टूरिज़्म या फिर टूरिस्ट की तरह अगर आप जाते हो, कि प्लेस जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा दूर ना हो, जो क्लाइमेट है वो आपके लिए सूटेबल हो, और वहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो करने के लिए जिससे आप बोर ना हो बेसिकली, है ना। सो एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इज़ दैट कि प्लेस जो है वो टूरिस्ट के इनकम लेवल के बीच में होना चाहिए, मतलब जितनी आपकी इनकम लेवल है उसमें आप अफोर्ड कर पाओ वहाँ पर एज अ टूरिस्ट जाना, मतलब उधर जाना आप अफोर्ड कर पाओ, कि भाई आप खर्चा जो है अपने बस का, ट्रेन का, रहने का, सब कुछ मैनेज कर पाओ अपनी सैलरी में, और आपकी एज के साथ भी कंपैटिबल हो, मतलब आप चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, तो उसके हिसाब से भी आपको कई बार लोकेशंस अपनी सिलेक्ट करनी पड़ती है, कि भाई अगर जैसे ज़्यादा चढ़ाई पे है या ज़्यादा चलना पड़ रहा है तो बूढ़े लोग नहीं जा सकते वहाँ पर। कई जो टेम्परेचर है, इन्वायरमेंट है, वो बच्चों के लिए सूटेबल नहीं होते, तो ये आपको ये सब देखना पड़ता है, ठीक है। अब नेचुरल रिज़ॉर्ट्स और काम इन्वायरमेंट, जैसे जो एजेड हैं, जो यंग लोग हैं, वो क्या देखेंगे कि नेचुरल रिज़ॉर्ट्स हो और इन्वायरमेंट काम हो, ठीक है। अब जो आपके थोड़े से यंग लोग होंगे, वो ये देखेंगे कि अम्यूज़मेंट पार्क्स हों, ट्रैकिंग हो, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हों वहाँ पर, और विमेन जो होंगी, विमेन इस तरीके की देखेंगी कि वहाँ पर ऐसी-ऐसी जगह पर हो जहाँ पर वो शॉपिंग कर सकें बेसिकली। तो ये सारा आपका लेज़र टूरिज़्म में आ जाता है। देन वी कम टू एडवेंचर टूरिज़्म। एडवेंचर टूरिज़्म बेसिकली क्या इन्वॉल्व करता है, जो रिमोट एरियाज़ होते हैं वहाँ का एक्सप्लोरेशन, ठीक है, एक्सोटिक लोकेशंस, ट्रैकिंग टू डिफरेंट टेरेन्स, देन एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे कि बंजी जंपिंग हो गई, हॉट एयर बैलूनिंग हो गई, पैराग्लाइडिंग हो गई, ये सब आता है आपका एडवेंचर टूरिज़्म में। ये जो टूरिज़्म है ना, वो ये उन लोगों के लिए होता है जिनकी बहुत स्पिरिट्स हाई होती हैं, और जो बहुत ज़्यादा अंदर से एडवेंचरस होते हैं, और जो नॉर्मल जो रूटीन जो टूरिज़्म होता है ना, कि आप यहाँ चले गए वहाँ चले गए, उनको कुछ हटके अलग चाहिए होता है, मतलब अलग से कुछ, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है बेसिकली। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ना जो ग्रोथ है ना एडवेंचर टूरिज़्म की, वो अभी भी ज़्यादा नहीं है, बिकॉज़ जो इंडियंस है ना, वो बेसिकली ऐसे टूरिज़्म से जो रेयरली ही इंटरेस्टेड होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो सेफ्टी जो होती है आपकी मेन कंसर्न है, एज़ पर ATOAI, एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि प्रेजेंटली रिस्पॉन्सिबल है ऐसे टूरिज़्म के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा ना एडवेंचर टूरिज़्म के लिए कौन सी आपकी अथॉरिटी एसोसिएशन वो है रिस्पॉन्सिबल, तो दैट इज़ ATOAI। इंडिया में बहुत सारे प्लेसेस हैं एडवेंचर टूरिज़्म के, जैसे कि जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल, उत्तरांचल और उत्तराखंड, ये सब जो प्लेसेस हैं वहाँ पर आपको, आप देखोगे कि बहुत सारे ये ऐसे ऐसे एडवेंचर टूरिज़्म आपको वो देते हैं, जैसे बंजी जंपिंग, ठीक है, हॉट एयर बैलूनिंग, देन आपकी ट्रैकिंग हो गई, और पैराग्लाइडिंग है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। आप शिमला में चले जाओगे, मसूरी में चले जाओ, नैनीताल चले जाओ, यहाँ भर भर के मिलेगा आपको ये सब, ठीक है। देन मेघालय जो है ना, उसने अभी अपना एडवेंचर टूरिज़्म ओपन किया है, मतलब अच्छा खासा,
एंड मेनली जो है इसके पास फॉरेस्ट अट्रैक्शंस हैं। फॉरेस्ट में भी जैसे रूट ब्रिजेस हो गए, सेक्रेड ग्रूव्स हो गई फॉरेस्ट में, तो ये सब उन्होंने मेघालय में अब शुरू हुआ है। ऋषिकेश में भी जैसे रिवर राफ्टिंग बहुत टाइम से चलती आ रही है, ऋषिकेश में भी अदर अदर एडवेंचर्स भी इन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। देन वी कम टू मेडिकल एंड हेल्थ केयर टूरिज़्म। ऐसा टूरिज़्म जो मेडिकल पर्पस के लिए किया जाता है, ऐसा ट्रैवल जो मेडिकल पर्पस के लिए किया जाता है, उसी को आप मेडिकल टूरिज़्म बोलते हो। अब आपको भी पता है कि ये सबसे बहुत ही पुराना टूरिज़्म है आपका, ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप। पहले भी जो लोग होते थे, ठीक है, वो क्या होता था कि आपको पता है कि विज़िट करते थे दूसरे उसमें, ताकि उनको अच्छी हेल्थ केयर या सर्विस प्रोवाइड हो जाए, ईज़िली उनका ट्रीटमेंट हो जाए। अब आपको पता है कि अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, लोगों के लाइफ सेडेंट्री होता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनको अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं, और अलग अलग बीमारी होने की वजह से उनको अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं, मतलब हेल्थ टूरिज़्म जिनको करना पड़ता है, ठीक है। सो टूरिस्ट वैल्यू दीज रिसोर्सेज विद प्रोफिलैक्टिक एंड थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज़। तो कभी कभार क्या होता है कि आप जब बाहर जाते हो, जब बहुत ज़्यादा जहाँ पर पॉल्यूशन है, पानी गंदा है और आपको बीमारियाँ लगती जा रही हैं, तो आप उस जगह पे जाओगे जिसकी थेरेपेटिक वैल्यू होगी, मतलब जहाँ पानी अच्छा होगा, हवा अच्छी होगी। तो जब आप अच्छी इन्वायरमेंट में सांस लोगे, तो आपके लंग्स मजबूत होंगे, आपके ऑर्गन्स मजबूत होंगे, प्लस जब आप अच्छा पानी पियोगे तो वहाँ पर आपको बीमारियाँ कम लगेंगी। तो इस पर्पज़ से भी कभी कभार जो टूरिज़्म होता है, दैट इज़ हेल्थ केयर टूरिज़्म। देन वो कुछ ऐसी भी एडिशनल फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। जैसे आपने देखा होगा जब भी आप बाहर जाते हो उत्तराखंड वगैरह में, तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे पंचकर्मा होता यहाँ भी है, लेकिन वो वहाँ पर नेचर में जाके आप करवाते हो, है ना। और बहुत सारी ऐसी योगा की प्रैक्टिसेस और ट्रैकिंग हो गई, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कराते हैं जो बहुत बेनिफिशियल होती हैं आपकी हेल्थ के लिए। सो टूरिस्ट जो होते हैं ना, वो आते हैं आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, फिज़िकल अपीयरेंस और फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए। और कुछ कंट्रीज़ जो है ना, वो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड करती हैं, ताकि आप टूरिस्ट को क्या कर सको, अट्रैक्ट कर सको। जैसे कि उनको सस्ता जो है उनको ट्रीटमेंट देना, देन ऑपरेशन सस्ते होना, तो उससे भी जो है टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं और आपके यहाँ पर आते हैं वीज़ा वगैरह लगवा के, ताकि वो यहाँ से सस्ता ट्रीटमेंट करवा के जा सकें, ठीक है। तो यहाँ एग्जांपल ले लेना कि जैसे स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स इन द एरिया ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी, ट्रीटमेंट्स और कैंसर वगैरह, ये सब जो होते हैं, ठीक है। देन टूरिस्ट कम टू इंडिया टू अवेल कॉस्ट इफेक्टिव एंड सुपीरियर क्वालिटी हेल्थ केयर। आपको भी पता है कि इंडिया में सबसे सुपीरियर क्वालिटी का हेल्थ केयर है, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया विल होल्ड वैल्यू ऑफ अराउंड 3 बिलियन इन 2020। तो ये 2020 का डाटा है आपके जो बुक में दे रखा था, इसको मत लिखना, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और चेन्नई जो है 45% ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम अब्रॉड अट्रैक्ट करती है, ये लिख सकते हो। बट आपको बेसिकली ये बताना है कि मेडिकल टूरिज़्म क्या है, कि जो मेडिकल पर्पज़ के लिए किया जाए वो क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको भी पता है अर्बन एरियाज़ में सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बीमारियां होने के बहुत सारे चांसेस, तो ऊपर जितने ही पॉइंट्स हैं अपने उसमें बना के लिखाना है, ठीक है। देन वी कम टू बिजनेस टूरिज़्म। बिजनेस टूरिज्म इन्वॉल्व करता है मार्केटिंग ऑफ इंजॉयबल एंड अदर फीचर्स ऑफ ट्रैवल डेस्टिनेशन। मतलब बिजनेस टूरिज्म में क्या है, आप किसी डेस्टिनेशन की इतनी मार्केटिंग करते हो कि ताकि आप ये बताते हो कि भाई हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छी ट्रैवल डेस्टिनेशन है, जहाँ पर आप अपनी बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को कैरी कर सकते हो। बिज़नेस एक्टिविटीज़ जैसे कि आप यहाँ पर कोई कॉन्फ्रेंस करानी है, एग्जीबिशन कराना है, कोई इवेंट कराना है, या कोई बिज़नेस ट्रांजैक्शंस वगैरह, आप यहाँ पर आके वो बिज़नेस एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकते हो। प्लस आपको ऐसी ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी जो बहुत ही इंजॉयबल हैं, जैसे कि आपको कुछ पार्क्स मिल जाएंगे अटैच, कुछ सीनरी ब्यूटीज़ और कुछ साइट्स वगैरह मिल जाएंगी विजिट करने के लिए, जो अपार्ट फ्रॉम बिजनेस भी वो होती हैं। तो इस बिजनेस टूरिज्म में ये सब आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अब आप एक एग्जांपल ले लोगे बिजनेस टूरिज्म का, उसमें बताओगे कि जैसे IUAES है, दैट इज़ इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल एंड एथनोलॉजिकल साइंसेज।
ये जो होस्ट हुई थी, जो होस्ट होती है एक यूनिवर्सिटी के द्वारा या फिर और the among other members of the countries. It is held after every 5 years at different locations. आपको पता है ये हर 5 साल में अलग अलग लोकेशंस पे होती है, तो वो जो लोकेशंस होंगी उनके जो आपके बिजनेस टूरिज्म वाले वो होंगे, वो बताएंगे कि हमारी जो ये साइट है, जो हमारी लोकेशन है अच्छी क्यों है, कि आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, और प्लस अपना बिजनेस की एक्टिविटी को भी प्रमोट कर सकते हो, अपना बिजनेस भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो ये इस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं अपने टूरिस्ट वगैरह को। सो ये सिर्फ ये अलाउ नहीं करता कि आपकी आइडियाज़ और नॉलेज एक्सचेंज हो, बल्कि हेल्प करता है एक ग्लिम्स प्रोवाइड करने में कि उस एरिया का कल्चर कैसा है, एंड अदर अट्रैक्शन ऑफ द प्लेसेस वे कॉन्फ्रेंसेज आर हेल्ड। ठीक है, देन वी कम टू पॉलिटिकल टूरिज्म। ये जो पॉलिटिकल टूरिज्म है आपका, बेसिकली ये इसलिए किया जाता है कि जो ताकि जो पॉलिटिकल एंड्स हैं वो मीट्स हो सकें, या फिर ऐसी सिचुएशंस पे विज़िट करना जो पॉलिटिकली साउंड है और जिनकी कोई स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, या फिर पॉलिटिकल पर्पस के लिए जिस लोकेशन पे विज़िट होता है उसी को कहते हैं कि पॉलिटिकल टूरिज़्म। अब आपको भी पता है कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन इन दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है कब से। ठीक है, तो जब मान लो इंडिया वाले वहाँ जाते हैं कि भाई ताकि वो एक पीस मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकें, तो उसी को हम बोलेंगे पॉलिटिकल टूरिज्म। अब हमारे यहाँ के नेता वगैरह, मंत्री वगैरह जाते हैं ना कि भाई आप पीस मेकिंग प्रोसेस में पार्ट लेने में, ऐसी अदर कंट्रीज़ के भी वहाँ पर विज़िट करते होंगे ये, ताकि इन दोनों में आपस में पीसफुल वो रिलेशंस वो बनवाए जा सके, तो इसी को बोलोगे आप पॉलिटिकल टूरिज्म। अब कई बार हमारे यहाँ से लोग भी जाते हैं जो वॉलंटियर करते हैं, ताकि वो पीस मार्चेस जो होती हैं वहाँ पर, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पार्ट ले सके। और कई लोग ऐसे भी जाते हैं जो वहाँ पर ग्राफिटी वगैरह बनाते हैं। ठीक है, एंड ये सब तो वो होता है आपका बेसिकली पॉलिटिकल टूरिज्म, जो पॉलिटिकल पर्पस के लिए टूरिज्म किया जाता है। ग्राफिटी आपने देखी होगी सिटी ऑफ बेलफास्ट में भी, जहाँ पर which has been marred by troubles since 1960s and that is continued up to 1990s। अब जो बेलफास्ट है एक सिटी है, सिटी ऑफ बेलफास्ट, उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रबल्स हैं सिंस 1960s, और ये 1990s तक कंटिन्यू करे। अब लोग गए वहाँ पर ग्राफिटी बनाई, तो फाइनली ये सब चीज़ें क्योर्स है वो एंड हुआ आपका गुड फ्राइडे एग्रीमेंट ऑफ 1998 के साथ, एंड लेफ्ट दिस पार्ट ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड विद अ बिटर लेगेसी ऑफ कम्युनल वायलेंस बिटवीन प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स। तो ये वाला इतना इम्पॉर्टेंट अगर आपको लिखना है तो लिख देना, वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी। तो क्या होता है, जो ये वाला जो सीन हुआ ना पूरा का पूरा, तो ये सारा आपका ये जो हॉरर था इस पीरियड का, वो आप कहाँ पर मिलेगा आपको, जो वहाँ की ग्राफिटी बनाते हैं ना वॉल्स पे, वो आपको वहाँ मिलेगा। तो क्या होता है, अब इस तरीके की चीज़ हुई, ठीक है, जो 1998 में जो है ख़त्म हुई। तो ऐसी चीज़ जो इतना सब कुछ हुआ, तो हमारे कहीं से भी जैसे मान लो लोग हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करें, अपनी ही कंट्री में ट्रैवल करें एक पॉलिटिकल पर्पस के लिए, कि वो दिखाने के लिए कि कितना सारा ह्यूमन लॉस हुआ, या कितनी कितनी चीज़ें हुई, या कितनी बिटरनेस थी उस टाइम पे, कितना कम्युनल वायलेंस हुआ था, तो वो सब जो वॉल पे दिखाते हैं ग्राफिटी बना के। ठीक है, तो वो भी एक पॉलिटिकल टूरिज्म में आपका आ जाता है। जो पीस मार्च निकलते हैं, शांति के लिए जो आपके मार्चेस निकलते हैं एवरी ईयर, जो दोनों कम्युनिटीज़ के द्वारा, डिपिक्टिंग द पार्ट ऑफ स्टोरी कंटिन्यूज टू बी अ लिविंग लीजेंड एंड रिमाइंडर टू द डिवीजन ऑफ द सिटी। बस इतना आपको लिखना है, जो पीस मार्चेस वगैरह निकलते हैं आपके, उसको भी पॉलिटिकल टूरिज्म में आप ले सकते हो। ठीक है, जो दोनों कम्युनिटीज़ वगैरह जो भी कम्युनिटीज़ निकालती हैं आपस में, तो दैट इज़ ऑल्सो नोन एज। तो जो आपकी इग्नू की बुक है ना, उसमें इंडिया का कम बाहर का ज़्यादा दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने ये सब लिखा हुआ है। अदरवाइज़ अगर आपको इंडिया के एग्जांपल्स कुछ लेने हैं, मतलब समझ में आ गया होगा पॉलिटिकल टूरिज्म का, तो इंडिया के एग्जांपल लेके भी आप वहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, फिर है आपका कल्चरल और हेरिटेज टूरिज्म।
टूरिस्ट आपको पता है कि ऐसी लैंडमार्क्स पे भी जाते हैं पर्टिकुलर कंट्री के, जो कि जिनका एक कोई हिस्टोरिकल या एस्थेटिक इम्पोर्टेंस होती है, जैसे कि इंडिया में ताजमहल। वो लोग आते हैं ताकि आप फेस्टिवल्स वगैरह अटेंड कर सको, सेरेमनीज़ अटेंड कर सको, और हमारा जो बिलीफ है, हमारी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उसको देख सको। अब जैसे कि कल्चरल हेरिटेज टूरिज्म में बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग या फिर अपने ही कंट्री के लोग क्या कहाँ अलग अलग जगह पे विज़िट करते हैं, जहाँ पर आप देखोगे कि कुछ अलग इनकी कल्चरल सिग्निफिकेंस है। जैसे कि आपने ताजमहल विज़िट करा इंडिया में, ठीक है, उसकी अपनी एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है, ठीक है, हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, वहाँ पर विज़िट करते हो। अब एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे कि डिफरेंट कंट्रीज़ में प्रैक्टिसेस होती हैं अलग अलग चीज़ों की, या बिलीफ सिस्टम्स होते हैं। जैसे ब्राज़ील में एक कार्निवल है, ठीक है, वहाँ लोग विज़िट करते हैं। देन स्पेन में टोमेटोनो फेस्टिवल है, टोमाटिना, तो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा विज़िट करते हैं। तो टूरिस्ट जो होते हैं ना, ये आते हैं आपके किसके लिए, फेमस कल्चरल एक्टिविटीज़ जैसे थिएटर और म्यूज़िक फेस्टिवल्स, इनको अटेंड करने के लिए। अब आप देखना कसौल में पार्वती वैली के वहाँ पर जाना, वहाँ कितने सारे इवेंट्स होते हैं, वहाँ कितने लोग आते हैं फॉरेनर्स वगैरह। तो वो सब भी भाई परफॉर्मेंसेस को वो करने के लिए। देन आपके परफॉर्मेंस जो आपके म्यूज़ियम्स वगैरह विज़िट करते हैं, आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल साइट्स, ठीक है, तो ये सब जो विज़िट करते हो आप, ताकि आप जो है कुछ इवेंट्स को मार्क कर सको। अब कल्चरल टूरिज़्म जो है वो बेसिकली इन्वॉल्व करता है फोक और रूरल एरियाज़ में विज़िट करना, टू सेवर द फूड एंड लाइफस्टाइल्स एंड दैट आर डिफरेंट एंड अवे फ्रॉम व्हाट वन इज़ यूज्ड टू। बेसिकली कल्चर टूरिज़्म में क्या होता है, आप ऐसी जगह पे विज़िट करते हो जहाँ पर जैसे जो एक फॉक या फिर रूरल एरियाज़ में, और वहाँ का फूड वगैरह खाते हो, वहाँ की लाइफ़स्टाइल वगैरह देखते हो, जो कि आपकी लाइफ़स्टाइल से हट के होती है, ठीक है। इंडिया में जो रूरल एरियाज़ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हैं टूरिस्ट के, अर्बन एरिया से ज़्यादा। अर्बन तो वहाँ पर भी है, लेकिन उन्होंने गाँव की लाइफ इतनी नहीं देखी होती। तो टूरिस्ट जो आते हैं ना, वो ये देखते हैं कि भाई गाँव की लाइफ हमें दिखे कि कैसी है कैसी नहीं, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ पर कैसी हेरिटेज है। सो एथनोग्राफिक ट्रेडिशंस और फोकलोर ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके कल्चरल टूरिज़्म में। देन वी हैव कल्चरल मास मीडिया प्रमोशन, जैसे कि इंटरनेट, टेलीविज़न, तो which leads also lead tourists to certain areas which were not visited often in past। आजकल इंटरनेट आ गया है, टीवी वगैरह है, तो उसमें भी हम बहुत सारे जगह का, बहुत सारे स्टेट्स का कल्चर्स अपना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। तो ये भी जो है आपका टूरिज़्म प्रमोट करता है, ठीक है। देन विजिटिंग टूरिज़्म सिंपल सा है, जब आप विज़िट करते हो अपने रिलेटिव्स के पास में, या फिर कहीं भी अंकल आंटी के पास। ये कॉमन प्रैक्टिस है इंडिया में। हम जब अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं छुट्टियां मनाने गर्मी की, या फिर रिलेटिव्स के पास, तो ये भी एक कॉमन प्रैक्टिस है। अब जो वुमेन है, ठीक है, जब वो अपने मायके जाती है अपने बच्चों को लेके, तो ये सारी चीज़ें आपके फोकलोर और आपके फोक सॉन्ग्स में भी आपकी बहुत ज़्यादा दर्शाई हुई हैं। तो इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो गॉडेस दुर्गा होती है ना, वो अपने मैटरनल होम मतलब मायके जाती है अपने बच्चों के साथ, तो उसको एज अ दुर्गा पूजा भी सेलिब्रेट किया जाता है बंगाल में, ठीक है। सो इसमें जो आपकी मोबिलिटी होती है, जो आपका आना जाना का होता है, वो तो कम होता है, क्योंकि आप एक बार गए और उस जगह पे रुक गए। लेकिन जब आप जाते हो ना, तो स्टे बहुत लंबे टाइम का होता है। ये जो टूरिज़्म है आपका, इसमें टूरिस्ट एक्टिविटीज़ तो सर्विसेज वगैरह कम होती हैं, बिकॉज़ आप जाते हो और अपने ही घर पे रुकते हो, तो वहाँ पर ही सब कुछ अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं है आपको होटल लेने की ज़रूरत है, या फिर बार बार कन्वेंस के थ्रू आप कुछ कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। बट हाँ, ये लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए वहाँ स्टे करते हो। कभी कभार जो है ना, ऑफिस भी आपके सैंक्शन करते हैं स्पेशल लीव, कि भाई आप अपने होम टाउन विज़िट कर सको। और ये सीज़नल हो भी सकता है और सीज़नल नहीं भी हो सकता। देन बेसिकली ये कंसाइड करता है लॉन्ग स्कूल वेकेशन से और हॉलीडे सीज़न से। कभी कभार क्या होता है कि जो आपकी गर्मियों की छुट्टी पड़ती है, आप तभी वहाँ जाते हो, या फिर कहीं हॉलीडे सीज़न है तब आप जाते हो, ठीक है। तो ये सब आपको लिख के आना है इसमें कि विजिटिंग टूरिज़्म क्या होता है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, टिल देन टेक केयर, ओके बाय।